हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारी दूसरी क्लास में। दोस्तों आज जो है यह दूसरी लेक्चर होने जा रहा है प्रैक्टिस और रिवीजन का। तो जल्दी जल्दी सबके पास शेयर कीजिए और जल्दी सब लोग जुड़ें जिससे आपका क्लास तुरंत स्टार्ट हो सके। जल्दी करिए, जल्दी सबके पास शेयर करिए जिससे भी लोग जुड़ सकें। और जो भी बच्चे इससे परिचित नहीं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, उसके पास जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की डेट अब आ चुकी है। आपकी परीक्षा 24 मार्च से शुरू है, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए आप जितना हो सके आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे कीजिए, जिससे आपको अच्छा अंक मिल सके। ठीक है, अब आप लोग सारा काम छोड़ के सिर्फ अपना पढ़ाई देखिए, पढ़ाई करिए, जिससे आपका अच्छा अंक आ सके, क्योंकि अब परीक्षा बहुत दिन नहीं है। तो जल्दी सबके पास शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है आज। पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। ईथरों को बंद बोतल में, ठीक है, रंगीन बोतल, कौन सा है, रंगीन में क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो ईथरों को बंद बोतल में या रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, इसका पहला ऑप्शन है अच्छा दिखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए उसी में रखा ही जाता है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास अच्छा देखने, और आपका थर्ड ऑप्शन है सूर्य की किरणों से बचाने के लिए, बचाने के लिए। और चौथा है आपके लिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसमें पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। इथरों को बंद रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, पहला अच्छा दिखने के लिए, दूसरा उसी में रखा ही जाता है, इसका साइंस में ऐसा लिखा गया है, और तीसरा है सूर्य की किरणों से बचाने के लिए, और चौथा है कोई नहीं। तो जल्दी से जवाब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं जो ईथर होता है यह बहुत ही क्रियाशील होता है, और वायु की उपस्थिति में या ओजोन युक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ईथर होता है, ईथर या क्या करता है, वायु या ओजोन युक्त वायु की उपस्थिति में क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अथवा पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में यह बना लेता है डाई एथिल पराक्साइड, जो कि क्या होता है, बहुत ही जहरीला होता है। दोस्तों जो ईथर होता है वो यह वायु या ओजोन की उपस्थिति में, ओजोन युक्त वायु की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश या अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में क्या होता है, वायु और ओजोन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, डाईएथिल पराक्साइड बनाता है, जो कि बहुत ही जहरीला होता है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश और अल्ट्रावायलेट किरण और रक्त किरणों या पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ईथरों को बंद रंगीन बोतल में रखा जाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ठीक है। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो धीरे धीरे आपका ऐसे कठिन कठिन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन जैव अणु नहीं है। पहला है जिंक ऑक्साइड, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है डीएनए, चौथा है विटामिन, ठीक है दोस्तों।
इसका आंसर बताइए आप लोग। निम्न में से कौन जैव अणु नहीं है, बायोमॉलिक्यूल नहीं है? जिंक ऑक्साइड, प्रोटीन, डीएनए और विटामिन। जल्दी से बताइए इसका आंसर। दोस्तों हम जानते हैं जैव अणु होता क्या है। जैव अणु वह अणु होता है जो जीवों के अंदर पाया जाता है, जो जीवों के अंदर पाया जाता है, जीवों के अंदर होता है और इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसमें से आप बताइए कौन सा जैव अणु नहीं है। दोस्तों हम जानते हैं प्रोटीन होता है जो ये भी जीवों के अंदर पाया जाता है, विटामिन भी सजीवों के अंदर पाया जाता है, और डीएनए तो एक जीव में पाया ही जाता है डीएनए। और इसका मतलब जिंक ऑक्साइड जो होगा यही जैव अणु नहीं है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी सबके पास सेशन को शेयर करिए कि सभी बच्चे जुड़ सकें। जो भी सेशन ले रहे हैं उनके लिए ठीक है, जो भी सेशन नहीं ले रहे हैं उनको बताइए। आपका यहाँ पर तैयारी हो रही है, एकदम बोर्ड के लेवल पर तैयारी हो रही है। जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है उसी के हिसाब से यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम देख रहे हैं कितने बच्चे जो है वो सही सही आंसर बता रहे हैं। तो आप कोशिश करिए सही आंसर बताइए। अगर आपको नहीं आता तो आप प्रयास करिए, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन एल्कोहल नहीं है? निम्न में से कौन एल्कोहल नहीं है? एल्कोहल नहीं। पहला ऑप्शन है आपका आर, पहला ऑप्शन आपका CH3 का CH3O CH3, दूसरा है C2H5OH, तीसरा है CH3OH, और चौथा ऑप्शन आपका है CH3 CH2 CH2OH। इसमें आप लोग बताइए कौन इसमें एल्कोहल नहीं है, ठीक है दोस्त, बताइए इसमें कौन एल्कोहल नहीं है। दोस्तों हम जानते हैं एल्कोहल क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप उपस्थित होता है वही क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो आप इसमें देखिए किसमें OH ग्रुप नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें उपस्थित नहीं है। इसमें कौन सा ग्रुप है, ROR ग्रुप है, यह ईथर है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा, यह एल्कोहल नहीं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको आपका और क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है, आपका अगला क्वेश्चन है, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता? साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता क्यों? ठीक है, देखिए आप लोग, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता। तो चलिए मैं इसका आपको आंसर बताता हूं। दोस्तों हम जानते हैं कठोर जल क्या होता है। कठोर जल वह जल होता है जिसमें क्या हो, कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, ठीक है। कठोर जल वह जल होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं, उसे कठोर जल कहा जाता है। और जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन नहीं होंगे उन्हें क्या कहा जाता है, मृदु जल कहा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं साबुन क्या होता है। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक साबुन का एग्जांपल लेते हैं, इसे C17H35COONA, इसका नाम क्या है, सोडियम स्टीयरेट। यह एक प्रकार का एस्टर होता है, ठीक है। हम इसका यहाँ पर 2 मोल लेते हैं। इसकी क्रिया हम किसमें कराते हैं, कठोर जल में। तो हमने बताया कठोर जल में क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, आयन होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम कैल्शियम का आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, 35COO ट्वाइस CA प्लस यहाँ से Na का क्या होगा, आयन निकल जाएगा, ठीक है। या अगर यहाँ पे कोई इसका कंपाउंड है तो उसके साथ हमने यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता क्या है,
जब हम साबुन को, ये साबुन है ठीक है, जो सोडियम स्टीयरेट है ये साबुन है ठीक, क्योंकि उच्च वसा अम्लों के क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। यह आपका साबुन है। जब आप इसकी क्रिया कठोर जल से कराते हैं तो क्या होता है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित होगा। तब यह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन करता क्या है, यह कैल्शियम स्टीयरेट या मैग्नीशियम स्टीयरेट बना लेता है। कहने का मतलब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं। तब होता क्या है, तो साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिक के रूप में बाहर निकल जाता है और सफाई नहीं कर पाता। इसी कारण साबुन कठोर जल में कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, समझ में आया। तो आपको मैं बताया क्या कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, ये साबुन के साथ अभिक्रिया करते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिक बना लेते हैं। या क्या होता है, बाहर निकल आता है और साबुनीकरण क्रिया नहीं करता, मतलब सफाई नहीं करता। इसलिए कठोर जल में क्या होता है, कठोर जल में साबुन अच्छे से सफाई नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता। तो जो यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम का यौगिक बनता है, यह कपड़े के ऊपर चिपचिपे पदार्थ के रूप में जमा हो जाता है, जो कि सफाई करने से रोकता है। ठीक है, इसीलिए साबुन क्या करता है, कठोर जल में कार्य नहीं करता। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप चाहते तो इस रिएक्शन को, वीडियो को रोककर आप इस रिएक्शन को लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, मिथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। ठीक है, आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये अधिकतर परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मिथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। दोस्तों एक परीक्षण होता है आयोडोफार्म परीक्षण, यही क्या करता है, मिथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेद करता है। तो किसके द्वारा हम करेंगे, आयोडोफार्म परीक्षण द्वारा, आयोडोफार्म परीक्षण। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेद किसके आधार पर किया जाता है, आयोडोफार्म परीक्षण के आधार पर। इसमें जो मेथिल एल्कोहल होता है, मैं आपको बता दूं इसमें होगा क्या, इसमें मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल की क्या होगी, आयोडीन से अभिक्रिया कराई जाएगी। तो यहाँ पर आपका मेथिल एल्कोहल हमने ली CH3OH, इसकी आयोडीन से अभिक्रिया होगी। और एथिल एल्कोहल है CH3CH2OH, इसकी भी क्या होगी, आयोडीन से अभिक्रिया होगी। तो मेथिल एल्कोहल आयोडीन से अभिक्रिया करके आयोडोफार्म नहीं देता है, ठीक है। और एथिल एल्कोहल क्या करता है, आयोडोफार्म देता है। तो मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, आयोडोफार्म परीक्षण के आधार पर। जो मेथिल एल्कोहल होता है या आयोडोफार्म नहीं बनाता है, और जो मेथिल एल्कोहल होता है क्या करता है, आयोडोफार्म बनाता है। तो इसके आधार पर हम इसमें विभेद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले आप बनाइए, यहाँ पर धात्विक चालक एक कॉलम में, ठीक है, और दूसरे कॉलम में बनाता हूँ विद्युत अपघटनी चालक। दोस्तों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी चालक। ये क्या है, धात्विक चालक, ये क्या है, विद्युत अपघटनी चालक। तो धात्विक चालक क्या होता है, धात्विक चालक वह चालक होता है जिसमें बिना रासायनिक परिवर्तन हुए धारा प्रवाहित होती है। इसमें क्या होगा,
रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसमें बिना रासायनिक परिवर्तन के ही धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत अपघटनी चालक में हम जानते हैं क्या होता है, इसमें आता है क्या, विद्युत अपघट्य आता है ना। विद्युत अपघटनी चालक में क्या आता है, विद्युत अपघट्य आता है। अब हम जानते हैं विद्युत अपघट्य क्या होता है, जब इसको हम जल में इसको जब विलेय करते हैं तो अपने आयनों में टूट जाता है, इसके बाद ही आयनों की गति के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो विद्युत अपघटनी चालक होता है इसमें विद्युत धारा जो है वह रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, ठीक है। या इसमें विद्युत धारा जो है रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, रासायनिक परिवर्तन के बाद क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अब दूसरी, ठीक है। अब जो धात्विक चालक होता है इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। किसकी गति के कारण, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और जो विद्युत अपघटनी चालक है इसमें क्या होता है, आयनों की गति के कारण होता है, आयनों की गति के कारण, ठीक है। जो धात्विक चालक होंगे इसमें बिना रासायनिक परिवर्तन हुए इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और जो विद्युत अपघटनी चालक होता है इसमें विद्युत अपघट्य आता है। आप जानते हैं विद्युत अपघट्य दो प्रकार का होता है, प्रबल और दुर्बल। अगर आपको पढ़ना है, मैंने पीछे वीडियो में मैं पढ़ाया हूँ, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो जब विद्युत अपघट्य को जलीय विलयन, इसके जलीय विलयन क्या होते हैं, जब इसको हम जलीय विलयन में इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। और अब जब उसमें आयन बन जाएंगे तो आयनों की गति के कारण क्या होती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। और इसमें विद्युत धारा किसके कारण होती है, आयनों के कारण होती है, ठीक है। अब इसका धात्विक चालक का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे धातुएं हैं, धातुएं विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, धात्विक चालक का उदाहरण है। और विद्युत अपघटनी चालक में क्या है, विद्युत अपघट्य विभिन्न प्रकार के हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य जैसे HCl में, ठीक है। इसके विद्युत अपघट्य जैसे CH3COH है। इन सब में विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित होगी, आयनों की गति के कारण, ठीक है। ये तो विद्युत अपघटनी चालक का उदाहरण क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य हो जाएगा, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, यूरोट्रॉपिन क्या है, यूरोट्रॉपिन, यूरोट्रॉपिन क्या है, यूरोट्रॉपिन क्या है, ठीक है। यूरोट्रॉपिन क्या है, तो मैं आपको बता दूं यूरोट्रॉपिन कैसे बनता है। पहले इसकी जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, अमोनिया के साथ करवाते हैं, तब हमें मिलता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ठीक है। यही कहलाता है क्या, यूरोट्रॉपिन, यूरोट्रॉपिन कहलाता है, ठीक। यूरोट्रॉपिन क्या होता है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, अमोनिया के साथ करवाते हैं, तब हमें मिलता क्या है, यूरोट्रॉपिन है। यूरोट्रॉपिन का विभिन्न प्रकार का उपयोग होता है, जैसे दवाओं में होता है, इंसेक्टिसाइड के रूप में होता है, ठीक है। यही है यूरोट्रॉपिन। रिएक्शन को आप लोग लिख लीजिए। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल है DNA, ऑप्शन है पहला DNA, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन और चौथा ऑप्शन है HCl। दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, वंशागति का आधार होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, DNA और RNA, ठीक है। तो इस ऑप्शन में देखिए प्रोटीन नहीं हो सकता, HCl भी नहीं है, विटामिन भी नहीं है, इसमें DNA आ जाए तो DNA क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल होगा, ठीक है। दोस्तों आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण आज के लिए बस इतना ही। कल से और ज़्यादा क्लास पढ़ाएंगे, इसका जो आज छूटा है उसको आज कल पूरा पढ़ा देंगे। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण बस आज इतना ही पढ़ाएंगे, बीच बीच में नेटवर्क छोड़ दे रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जिससे सभी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर पाएँ। और मिलते हैं कल, सब लोग टाइम से आइए 8 बजे और जितना हो सके शेयर करिए। धन्यवाद।